दोस्तों नमस्कार। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि ये वीडियो आगे बढ़े, आपने अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। और जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इस इंडस्ट्री के जो और ज़्यादा सक्सेसफुल और कामयाब लोग हैं उनको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उनसे हम सब लोग सीख रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका केमिस्ट का काम है, मेडिकल स्टोर चलाते हैं वो, तो उनका नाम है महेश। तो मैं एक बार उनके पास में गया और मैंने उनसे कहा कि महेश, जो मैंने तुम्हारे से दवाई ली है तो क्या ये दवाई काम करेगी, कुछ फ़ायदा होगा इससे? उसने हंसते हुए कहा कि भाई आपको तो नहीं मालूम ये फ़ायदा करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मुझे फ़ायदा ज़रूर करेगी, यानी मुझे आपके ख़रीदने से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मुझे नहीं मालूम आप इस एपिसोड से इन सक्सेसफुल लोगों से क्या सीख रहे हैं, लेकिन मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं यूँ कहूँ कि जितना मैंने पिछले 10-12 सालों में सीखा है तो पिछले 7-8 एपिसोड में मैंने बहुत कुछ इस इंडस्ट्री में के सफलतम लोगों से मैंने सीख लिया है। और आप भी अगर वैसे ही फोकस रह के करेंगे तो आप भी जो कई सालों में चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारे मीटिंग सेमिनार में जाके किताबें पढ़ के सीखते हैं, तो वो सक्सेसफुल लोगों की चीज़ें हम लोग अगले 30-35 मिनट में हम लोग सीख सकते हैं। दोस्तों, पिछले सप्ताह में हमारे साथ में जो मेहमान थे महिपाल सिंह जी, आज भी हमारे साथ में हैं और हमारी बातचीत इतनी रोमांचक थी, इतनी ज्ञानवर्धक थी कि हम आज फिर उसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। सक्सेसफुल लोगों की कभी सोशल लाइफ नहीं होती। अच्छा। और सोशल लाइफ जिनकी होती है उनकी कभी सक्सेस लाइफ नहीं होती। मैं इस बिजनेस से आज के टाइम में जैगवार कार मेंटेन करता हूँ। मैंने मेरी लाइफ की जो शुरुआत किया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, एक 400 रुपये में हम लोगों ने एक साइकिल खरीदी थी। वो पल याद आता है, बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोगों के घर में जाते थे मैं साइकिल से, और कई बार जब चैन उतर जाती थी और हाथ जब काले हो जाते थे, महिपाल सिंह जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। थैंक यू पार्ट 2 में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम पार्ट और आज मौका मिला आज से दोबारा से मिलने के लिए। थैंक यू सो मच। चूँकि हम लोग सेलिंग की बात कर रहे थे सर, तो क्या एक जो सेल्स पर्सन है या नेटवर्क मार्केटिंग का एक लीडर है तो उसके लिए पर्टिकुलर कोई ड्रेस कोड होना चाहिए? देखिए, आपका एक बहुत अच्छा सवाल है और ये इस इंडस्ट्री का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। राइट। वो इसलिए है कि हर बेसिक जगह ट्रेनिंग्स वगैरह होते हैं, सेमिनार होते हैं, वहाँ सारे लोग बताते हैं कि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर अगर कामयाब होना है। मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताऊं कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब कोई इंसान जाता है, ना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री के अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अकॉर्डिंग टू उस इंडस्ट्री बदलाव की जरूरत है, चेंजमेंट की जरूरत है। वो इंडस्ट्री जो जो हमसे डिमांड करती है, हमें उस डिमांड्स को पूरी करने की जरूरत है। चाहे वो ड्रेस कोड हो, चाहे कुछ भी हो। इस इंडस्ट्री में हम लोगों को फॉर्मल ड्रेस यूज करने के लिए बोलते हैं। उसके पीछे एक लॉजिक है कि हर, जैसे आर्मी है, आर्मी की भी एक ड्रेस होती है, पुलिस की भी एक ड्रेस होती है। नेता अगर कोई चुनाव लड़ता है तो कभी हमने नहीं देखा कि कोई नेता जींस और टी शर्ट पहन के भाषण देने चला गया। वो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, लेकिन कुर्ता पजामा ही पहनता है। उसी तरह से हमने रोड के किनारे कहीं देखा होगा कि जब भिखारी भीख मांगने आता है वो ठीक ठाक होता है, लेकिन फिर भी जानबूझ के लंगड़ा चलता है। उसके ठीक ठाक कपड़े होते हैं, उनको फाड़ के और मिट्टी विट्टी डाल के अपने बाल उल्टे सीधे करके, कभी हमने नहीं देखा कि कोई प्रॉपर ड्रेस में और साफ सुथरा आदमी आके भीख मांग रहा है, क्योंकि लोग उसको देंगे नहीं। तो हर आदमी जिस भी फील्ड में जा रहा है वो उस फील्ड के अनुकूल अपनी ड्रेस चेंज कर रहा है। अगर किसी, हमने गया मंदिर में देखा, किसी पंडित जी को देखा, बाबा जी को देखा, स्वामी जी को देखा, तो वो भी भगवा वस्त्र धारण करते हैं। किसी मौलवी को देखा, उसकी अपनी ड्रेस है। मतलब जिस भी फील्ड में आप जाते हैं, हर आदमी की, पायलट की हम देखते हैं अलग ड्रेस है,
हर फील्ड में किसी में भी जाओ, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी सर एक प्रॉपर ड्रेस का होना बहुत जरूरी है। अब कई बार आपके सामने भी ये चीज आती होगी, हमारे सामने भी आती है। हम जब लोगों को प्रॉपर ड्रेस कोड के बारे में बताते हैं सर तो लोग ये बोलते हैं कि सर पहले थोड़ा सा हमारा लेवल बड़ा हो जाए हाँ। या किसी लेवल पे आ जाएंगे, जी जी बिल्कुल तो उसके बाद में हम प्रॉपर ड्रेस पहनना शुरू कर देंगे। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि जब घर में बच्चा है और बच्चा जब स्कूल में जाना शुरू करता है तो आप अपने बच्चे को 10 साल 12 साल या 15 साल पढ़ाई कराने के बाद ड्रेस बनवा के देते हैं या जिस दिन एडमिशन कराते हैं उस दिन देते हैं, तो सामने वाले का जवाब आता है सर पहले ड्रेस देते हैं उसके बाद बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। तो ये भी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ये भी हमारी 4 साल की यहाँ क्लासेस चल रही है। राइट। तो आज जब भी कोई इंसान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखता है सर और यहाँ पे करियर बनाने की सोचता है, उस दिन से सबसे पहले जरूरी है कि वो अपना ड्रेस कोड चेंज करे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब लोग उसको देखते हैं उसके साथ वाले, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, और देखते हैं कि यार कल तक तो ये जींस टी शर्ट ऐसे ही घूमता था चप्पल पहन के और अभी इसमें कुछ बदलाव हुआ है, तो कुछ साइलेंट इन्विटेशन हमारे पास आ जाते हैं कि यार तूने आजकल अपने आप में बदलाव कर लिया, कुछ अलग काम करने लग गया क्या। हमें बताने की जरूरत नहीं है, सामने वाले हमारे ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग बताना चाहते हैं। और इसका रोल मैं छोटी सी बात बताऊं, कई बार आपने देखा होगा किसी के घर में 10-12 लोग होते हैं जी और वो कोई गलत काम करते हैं या उनके खिलाफ थाने में FIR दर्ज हो जाती है, और जब 2 पुलिस वाले आते हैं और उन 2 लोगों को उठा के लेके चले जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि उस पुलिस वाले के बदन पे पुलिस की वर्दी है। लेकिन आप इसका उल्टा देखिए, अगर घर में 4 लोग हैं और उस टाइम कोई पुलिस वाला जींस टी शर्ट में आए और उनको बोले कि चलो थाने, तो मुझे लगता है कि वो 4 लोग उनको पीटना जरूर शुरू कर देंगे। लेकिन उस ड्रेस का इतना बड़ा इफेक्ट है कि वो 2 लोगों के सामने सारे लोग सरेंडर कर जाते हैं। तो ड्रेस कोड का हर फील्ड के अंदर अपने अपने फील्ड में, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, उस तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर ही, क्योंकि एक चीज हमने जब बचपन में पढ़ाई करते थे, स्कूलों में जाते थे, लाइन पे लिखी रहती थी दीवारों पे, डिसिप्लिन ही देश को महान बनाता है। और डिसिप्लिन है ये, जब तक आप डिसिप्लिन में रहेंगे तब तक, क्योंकि इसके पीछे एक कारण और है सर कि जब एक आदमी फॉर्मल ड्रेस में होता है, टाई लगाई ली, सूट पहना हुआ है, तो उसको कोई भी गलत काम करने में, छोटी छोटी गलतियां करने में डर महसूस होता है, क्योंकि उसका ड्रेस कोड किसी भी गलत काम करने की इजाजत नहीं देता। तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ के जो गलत काम होते हैं वो जिंदगी से छूट जाते हैं। जैसे खड़े खड़े कहीं सिगरेट पी लिया, गुटखा खा लिया, या कोई भी ऐसी छोटी मोटी हरकत है, अगर उसके ड्रेस कोड अच्छा है और ड्रेस अच्छी पहनी हुई है तो उसको ऑटोमेटिक लगता है कि मुझे इस ड्रेस के अकॉर्डिंग ये काम करते हुए शोभा नहीं देता, दाढ़ी बड़ी हुई तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, ऑटोमेटिकली वो कर लेता है। और ये जरूरी है, ये हर इंसान को अगर वो रियली लाइफ में चाहता है, मतलब वो किसी भी लेवल पे है, उसने जस्ट शुरुआत की है, तो वो साफ सुथरे फॉर्मल एक ड्रेस पहने, पैंट शर्ट और साफ सुथरी टाई हो तो और अच्छा है। बिल्कुल, तो वो एक ड्रेस कोड उसका होना चाहिए डायरेक्ट सेलर का। यस, और पहले दिन से ही होना चाहिए। चलिए, पहले दिन से होना। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर। सर इसमें एक चीज़ बड़ा एक चैलेंज आता है हमारे इस इंडस्ट्री में, व्यक्ति मोटिवेट हो रहा है, वो देख रहा है कि महिपाल सिंह जी ने जगुआर ले ली है, बड़ा पैसा आ रहा है, बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल है, तो वो चीज़ तो उसको अट्रैक्ट कर रही है, वो काम भी कर रहा है, लेकिन उसको परिणाम नहीं मिल रहे हैं। और परिणाम मिल तो रहे हैं लेकिन वो उन परिणामों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसने शायद और ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस उसकी थी, उम्मीदें थी कि भाई इतने टाइम में मैं ये सब चीज़ें ले लूँगा। तो वो जो नेगेटिविटी का एक फेज़ आता है, उससे बाहर कैसे आ जाए, और उस समय कि क्या चीज़ें वो सोचे, क्या वो काम करे कि वो मोटिवेट होकर दोबारा फिर काम करने के लिए तैयार हो जाए। देखिए सुरेंद्र जी, ये बात मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि मैं अपनी लाइफ में सर आज तक कभी नेगेटिव नहीं हुआ। अच्छा। और आज तक मैंने किसी को मौका नहीं दिया कि वो आके मुझे पॉजिटिव करे। अच्छा। क्योंकि आपने बोला नेगेटिव और पॉजिटिव, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूँ सर कि पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे घर के बाहर एक खटारा गाड़ी खड़ी है, खराब गाड़ी, हम 4 लोग मिलके उसको धक्का मार रहे हैं, राइट, तो वो तब तक चलेगी जब तक हम धक्का मारेंगे। हाँ, सही। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है सर्दियों में, आपने देखा होगा कई गाड़ियों का इंजन ठंडा हो जाता है। हाँ। तो जब लोग थोड़ा सी देर धक्का मारते हैं, थोड़ी धक्का मारने के बाद सेल्फ मारते हैं और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो इस इंडस्ट्री में भी 2 तरीके के लीडर होते हैं सर। एक वही खटारा गाड़ी की तरह, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, किसी को अच्छा ना लगे लेकिन फिर भी होता है ऐसा ही है।
और दूसरा वो सेल्फ स्टार्ट। तो जो सेल्फ स्टार्ट होता है वो हो सकता है कभी धक्का मारने की जरूरत पड़े, वो पॉजिटिव हो जाता है और चल देता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि इस इंडस्ट्री में कुछ लोग सर कुछ समय तक थोड़ा पैसा कमाते हैं, मार्केट में उनका नाम रहता है, कंपनी में नाम रहता है, टीम में लोग जानते हैं, कुछ दिनों के बाद वो टीम से आउट हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर शुरू में तो ये लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी थी, बाद में क्या हुआ? मैं सच बताऊं, वो सिर्फ वो वाली गाड़ी थी कि अपलाइन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसको लेके चल रहा था। अच्छा, तो जब तक कोई और ऑप्शन नहीं होता है तब वो धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके पास दो लीडर है कि एक तो सेल्फ स्टार्ट है और एक धक्का स्टार्ट है। तो आप धीरे धीरे वो धक्का स्टार्ट हो छूट जाता है, बाद में वो बोलते, क्योंकि उनके डाउन में कोई ना कोई ऐसा लीडर आ जाता है जो सेल्फ स्टार्ट लीडर की तरह काम करता है। और जब वो काम करता है, अपलाइन भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, लेकिन बीच वाला जो गैर जिम्मेवार लीडर था, अनरिस्पॉन्सिबल लीडर था, वो बीच में छूट जाता है। क्योंकि एक चीज मैंने शुरू में बताई थी, प्राथमिकताएं यहाँ पे सेट करनी पड़ती हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे 4 साल का मतलब 4 साल है। अब मैं कई बार मीटिंग में जाता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ कि आप, एक सवाल मैं करता हूँ कि आप मुझे यहाँ बताइए कि इस कंडीशन में क्या करेंगे। वो सवाल ये है कि आने वाली किसी भी तारीख में आपके घर में सगी सिस्टर की शादी है और सेम टाइम सेम डेट में हमारी कंपनी का सेमिनार है, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? हर इंसान का जवाब ये आता है कि सिस्टर की शादी में, और रियली जाना भी चाहिए। अब मैं दूसरा सवाल ये करता हूँ कि सेम डेट में आपका MBBS का फाइनल पेपर है, अच्छा, और सेम टाइम आपकी सगी सिस्टर की शादी है, अब कहाँ जाना चाहिए? मैं आपको सच बताऊं, जितने लोग होते हैं वो सारे बोलते हैं कि MBBS का एग्जाम देंगे। क्यों? क्योंकि जब सेमिनार की बात आई और सिस्टर की शादी की बात आई तो उन्होंने प्राथमिकता सेट कहाँ की? सिस्टर की शादी। जब सिस्टर की शादी और MBBS के एग्जाम की बात आई MBBS, तो उन्होंने MBBS। इसका मतलब हम उसी जगह ध्यान देते हैं जहाँ प्राथमिकता है। तो जो आपने बताया उसका कारण ये है कि वो लोग प्राथमिकता सेट नहीं कर पाते कि आखिर मुझे कितने बड़े लेवल के ऊपर ये इंडस्ट्री लेके जा सकती है। और मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी बात है, हर चीज बढ़िया है, लेकिन MBBS का सिर्फ फाइनल एग्जाम है, पास होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है, डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा गारंटी नहीं है, इनकम आएगी कि नहीं आएगी गारंटी नहीं है, सिर्फ एक पेपर मिलेगा जिसको डिग्री बोला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे 4 साल देगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले साल की मेरी एनुअल इनकम जो 2,55,00,000 और 60,000 रुपए थी, तो मैं इसका 10% भी अगर आई तो भी मुझे लग रहा है कि घाटा नहीं है। तो आज छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये वैसे ही है जिस तरह से हम गाड़ी लेके कहीं जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि रेड बत्ती पे जाम लग गया, कई बार ऐसा भी होता है सड़क के ऊपर किसी ट्रक का टायर फट गया, तो हमें घंटों घंटों तो वेट करना पड़ता है। कई बार गाड़ी स्पीड में चल रही है, अचानक ब्रेकर आ गया तो स्पीड स्लो करनी पड़ गई, गड्ढे आ गए, कहीं गड्ढे में एकदम से गाड़ी गिर गई तो पंचर हो गई। लेकिन कभी भी मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है, ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं इस चीज के लिए नेगेटिव नहीं होता कि 1 घंटे का जाम लग गया तो मैं आज के बाद जयपुर नहीं जाऊंगा। हम वहां वेट करते हैं। वैसा यहाँ भी है। यहाँ पे भी कई बार क्या होता है कि हम जब काम करते हैं तो कई बार हम जितना काम करते हैं हमारी उम्मीद से अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब काम करते हैं और जो हमारी उम्मीद है उसमें भी ना के बराबर रिजल्ट आते हैं। तो मेरा कहना मानना ये है कि जब कोई भी इंसान काम कर रहा है अपने फील्ड में और वो लगातार सफलता लिए जा रहा है, सक्सेस लिए जा रहा है, तब तो इस दुनिया का कोई भी आदमी पॉजिटिव रह सकता है। रियली पॉजिटिव रहना वो है कि परिस्थितियां मेरे प्रतिकूल है, रिजल्ट मेरे प्रतिकूल है, मैं जो उम्मीद कर रहा हूं वैसी उम्मीद के अनुसार रिजल्ट नहीं आ रहे, उसके बाद भी मैं पॉजिटिव हूं, इसको पॉजिटिव होना बोलते हैं। वो सही लीडरशिप वही है, सही लीडरशिप वो है, पॉजिटिव होना इसको बोलते हैं। तो जो इंसान लगातार पॉजिटिव रहता है, प्राथमिकताएं सेट करके काम करता है, और ये तभी हो सकती है जब उसका विजन क्लियर हो कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ स्पीड से बढ़ना है, वही लोग काम है। और मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छा सक्सेस होने के लिए जरूरी है कि आप अपने काम में जिस भी कंपनी में जहां भी है आप बहुत ज्यादा स्पीडली काम करने की जरूरत है। अच्छा, स्पीड के साथ, मोमेंटम के साथ काम करने की, क्योंकि हर इंसान अपने अपलाइन को देख के पॉजिटिव होता है। हर आदमी किसी न किसी का अपलाइन है, राइट, और वो उनको देख के पॉजिटिव हो रहा है, उनकी परफॉर्मेंस उसको मोटिवेट करती है। यस, परफॉर्मेंस हमेशा मोटिवेट करती है। अब अपलाइन की स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की तरह,
तो आपने देखा, और अब एक अपलाइन है जिसकी स्पीड है राजधानी ट्रेन की तरह या बुलेट ट्रेन की तरह चल रहा है। तो ये आपने देखा होगा कि बुलेट ट्रेन में बैठने के बाद, राजधानी में बैठने के बाद कोई भी इंसान बीच में उतरना पसंद नहीं करता। वो जिस स्टेशन से चलती है और लास्ट स्टेशन से तक जाती है वहीं पे उतरते हैं। लेकिन पैसेंजर ट्रेन में कभी भी आपने देखा होगा कि 50 किलोमीटर से ज्यादा का यात्री कभी सवारी नहीं करता और कहीं भी चैन खड़ी कर लेते हैं। सही है, तो आज भी दुख की बात यह है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं और सोचते हैं कि ये हो जाए, लेकिन खुद चलते हैं पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से। अच्छा। बाद में वो बोलते हैं कि हमारी टीम कहीं और चली गई, टीम के लोग काम नहीं कर रहे, टीम हमारा साथ नहीं दे रही। इसका पीछे कारण कुछ नहीं। एक अच्छे लीडर में मैं बताऊं कि लीडरशिप की जो परफॉर्मेंस होती है, मेरा मानना है कि दो तरीके की परफॉर्मेंस होती है। एक होती है लीडर में लीडरशिप परफॉर्मेंस, कि वो अपनी लीडरशिप के दम पे, अपने टैलेंट, अपनी क्वालिटी के दम पे लोगों के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाए, लोगों को इस तरह से मोटिवेट रखे, लोगों को इस तरह से प्रेरित करे कि लोग उसके साथ लगातार काम करें। और दूसरी परफॉर्मेंस होती है पर्सनल परफॉर्मेंस। अच्छा, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आज के टाइम में अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे जाना है, अपनी टीम को हमेशा खुश रखना है और अपनी टीम के अचीवमेंट लगातार कराने हैं, कामयाब करना है, आपकी पर्सनली परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो इसलिए कि लोग हमेशा, मैंने जैसे बोला था, हमसे ही मोटिवेट होते हैं। इंसान हमेशा उसी को कॉपी करता है जिसकी गाइडलाइन में चलता है। और दो चीजें होती हैं, कुछ लीडर्स क्या करते हैं, सिर्फ स्टेज के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन बातों पे खरा नहीं उतरते, खुद नहीं करते। जी। और कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टेज पे जैसा बोलते हैं वैसा प्रैक्टिकल भी करते हैं। मैं मेरी बात करूं, आज भी मेरे पर्सनल प्लान होते हैं। अच्छा, आज भी मैं इसलिए प्लान करता रहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि भूल ना जाऊं। और आपने बताया कि कई बार लोगों को उम्मीद के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलते जी, तो लोग नेगेटिव हो जाते हैं। और ऐसा लोगों के साथ नहीं होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। राइट, मैं आपको कई वाकये हुए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। जैगुआर के अंदर बैठा के मैं किसी को प्लान दे रहा हूँ। राइट, 1 घंटे में प्लान शो कर रहा हूँ। प्लान शो करने के बाद वो बंदा प्लान कम देखता है, जैगुआर में बैठ के सेल्फी ज्यादा खींचता है। अच्छा, रियली ऐसा वाकया। और जब प्लान के बारे में उसको डिसीजन लेने की बारी आती है तो बोलता है, सर ऐसी कंपनियों का कोई भरोसा नहीं। अच्छा, वो आदमी जो गर्मी के अंदर पसीने में मोटरसाइकिल पे आ रहा है, वो जैगुआर की सीट पे बैठ के प्लान देख रहा है और बोलता है कि सर ऐसी कंपनियों का भरोसा नहीं है। आप सोचिए मैं क्या सोचता हूँ। लेकिन मैं तो एक सोचता हूँ कि भगवान ने इसकी किस्मत में कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी आपकी लाख कोशिश के बाद भी आपके साथ नहीं आए तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। ये सोचिए, जब ऊपर वाले ने इसकी किस्मत में नहीं लिखा तो हम उसकी किस्मत में लिखने वाले हैं। परेशान नहीं होना है कि यार इसने जुड़ा नहीं, कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट नहीं लिया, हमें लगातार कोशिश करने की जरूरत है। राइट, किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव नहीं होना, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। और जब पॉजिटिव रहेंगे तो एक ना एक दिन सक्सेस आपके कदम चूमेगी। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बड़ी बात। और जैसा आप कह रहे थे उसमें मैं बीच में ये ऐड करना चाहता हूँ कि जनरली हमारे समाज में जो व्यक्ति थोड़ा सा कमज़ोर है उसको हेल्प किया जाता है। परिवार में भी जो कमज़ोर बच्चा है उसको पेरेंट्स ज़्यादा थोड़ा मदद करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ कमज़ोर की मदद नहीं की जाती। यहाँ जो शक्तिशाली है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो तेज़ी से काम कर रहा है, जो आपने कहा कि सेल्फ स्टार्ट वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और एक शेर है बड़ा अच्छा कि उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं। यानी जो लोग चिरागों की तरह हैं, जो चमकीले हैं, उनको बचा के रखे जाए, उनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो अगर भड़क गए तो आग लगा सकते हैं। तो वो बखूबी आपने बातचीत इसको रखा। सर, हमारे इस एपिसोड में एक सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं फ़नी मोमेंट ऑफ द लाइफ, क्योंकि ये बिज़नेस इतना खूबसूरत है तो इसमें बड़े अच्छे वाक़या बनते हैं। तो कुछ ऐसी घटनाएं अगर आपकी ज़िंदगी में हैं जिनको याद करके आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। मैं कुछ घटनाएं हैं जो आपको बताना चाहता हूँ सर, कि 2-3 घटनाएं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ प्लीज़। और ये रियली है। हाँ प्लीज़। जब शुरू में हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत की थी, मैंने आपको बताया मैं मेरिट में था। एक बार क्या हुआ कि हम ऐसे लोगों को इनवाइट कर लेते थे। तो उस दिन मैंने काफ़ी गेस्ट बुलाए। अच्छा। और कोई आया नहीं था। अच्छा। तो वहाँ पे जहाँ हमारा
प्रेजेंटेशन होता था, प्लान चलता था, नियर बाई एक मार्केट था और ऐसे ही एक इंसान, मुझे लड़का घूम रहा था, मैं उसको बुला के ले आया। अच्छा। पूरा प्लान हुआ 1-1.5 घंटे का। लास्ट में मैं देखता हूँ कि वो फोन निकाल रहा है और फोन पे बातें कर रहा है। तो मैंने बोला सर क्या हुआ? बोला सर आपका प्लान बहुत अच्छा लगा और मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं पैसे लेके नहीं आया और मेरे भाई को फोन कर रहा हूँ, पैसे लेके बुला रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर दिक्कत क्या है? बोला सर मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। अच्छा। तो मैंने बड़ा, क्या होता है शुरू में जब इंसान काम करता है उसको बहुत सारी जगह से मना किया जाता है। हाँ। और एकदम से कुछ रिजल्ट आने की गुंजाइश दिखती है। हाँ, तो बड़ा खुश हो जाता है। हाँ। और मैं भी बड़ा एक्साइटेड हुआ। मैंने कहा आज तो हमारी शुरुआत हो गई, बढ़िया काम हो गया। अच्छा। पहली बार में ही रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। मैंने मेरा फोन निकाल के उसको दिया, टाटा डोकोमो का फोन था मेरे पास। अच्छा। तो जैसे ही उसको दिया मैंने कहा ले फोन की बात कर। हाँ। तो वो उसने नंबर लगा के बात करने लग गया। हम अदर जो हमारे गेस्ट थे उनसे बात करने लग गया। हाँ। तो फोन का पता नहीं चला कब होल्ड से बाहर निकल गया। अच्छा। थोड़ी देर के बाद हम इधर उधर देखते हैं तो वो लड़का दिखाई नहीं दिया। अच्छा, फोन लेके चला गया? हाँ, फोन लेके चला गया, दिखाई नहीं दिया। जब हमने ढूंढा उस मार्केट से जहाँ से उसको उठा के लाए थे वहां भी देखा, तो एक बार उस मार्केट में उसकी झलक दिखाई दी। हम पीछा किया पर वो भाग गया, निकल गलियों में, दिखाई नहीं दिया। और अगले दिन से फोन स्विच ऑफ, उसी टाइम फोन स्विच ऑफ हो गया। अच्छा। मैंने अगले दिन तकरीबन 3 बजे उस नंबर पे फिर फोन करने की कोशिश की कि ऑन तो नहीं हो गया, और उस नंबर पे रिंग जा रही। अच्छा। जब मैंने रिंग जा रही, सामने से फोन रिस्पॉन्स हुआ, मैंने उसको बोला यार जब तेरे को पकड़ना नहीं था तो मेरा फोन लेके क्यों भागा, तू पैसे ले लेता। तो सामने से मुझे आवाज आती है कि भाई साहब कौन से पैसे की बात कर रहे हो, कल जो 100 रुपए लेके गए थे वो वापस दो। अच्छा। मैंने बोला कौन से 100 रुपए? मैंने कहा ये फोन नंबर तो मेरा है, कल कोई आदमी मेरा फोन चुरा के लेके चला गया। बोला आपका फोन चुराया गया? मैंने कहा हाँ। बोला एक्चुअल हुआ क्या, कल बस स्टैंड के पास मैं खड़ा था और एक लड़का मेरे पास आया था, उसने इस सिम के अंदर 600 रुपए बैलेंस दिखाया और उसने बोला कि आप मेरी सिम रख लो, मुझे 100 रुपए चाहिए। आप ये 100 रुपए मैंने उसको दे दिए और वो सिम दे गया। बोला कल मैं एक काम करूंगा, सिम ले जाऊंगा और 100 रुपए दे जाऊंगा। अच्छा। बोला अभी तक नहीं आया। तब मैंने सोचा दुनिया में फोन भी ले गए और सिम भी भेज दी। सिम भी भेज दी। अच्छा। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। क्या बात। मैं कई जगह लोगों को बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए टैलेंट चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी को बताना चाहता हूँ कि दुनिया के हर इंसान में टैलेंट भरा पड़ा है। हाँ। गलती सिर्फ इतनी है कि वो टैलेंट को लगा कहाँ रहा है। अब टैलेंट तो उसमें भी था, फोन लेके भाग गया, सिम भी बेच दी। हाँ। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि टैलेंट इतना ज्यादा किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि एक चोर को आपने देखा होगा, हम अपने ही घर में रहते हैं, जब सारी लाइटें बंद होती हैं। हाँ। और हम अपने घर में रात को अंधेरे में जब चलते हैं तो जरूर पैरों की या किसी न किसी चीज की आवाज आती है, आ ही जाती है। हाँ, आती है। कई बार चोर जब चोरी करने आता है, घर में बिल्कुल अंधेरा होता है। हाँ, हाँ। और घर वाले जाग भी नहीं पाते और वो घर को साफ करके चला जाता है। हाँ, हाँ। रियली टैलेंट तो है उसमें, परफेक्ट तो है वो, बिल्कुल टैलेंट अपने काम है, में। लेकिन लगा कहीं और रहा है। उसी तरह से हर इंसान में टैलेंट है, अगर वो सही जगह लगाए तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। दूसरा एक वाकया आपको और बताऊं कि शुरू में मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरठ में हमारा कोई जानने वाला नहीं हुआ करता था, तो हम ऐसे ही चलते फिरते लोगों से बात किया करते थे। मैं एक बार सब्जी लेने गया तो जो सब्जी वाला था, शाम के टाइम पे उसका बेटा था जो उसकी हेल्प करने आता, उसने बीएससी वगैरह की थी, दिन में पार्ट टाइम जॉब करता था। अच्छा। उससे बात की, उसने बोला क्या करता हूँ, उसने लैब वगैरह पे कहीं लैब टेक्नीशियन वगैरह था। मैंने मेरी साइकिल पे बैठा के उसको प्लान दिखाने लेके चला गया। अच्छा। जब प्लान पूरा हुआ तो हॉल से उसके घर पे भी छोड़ दिया। हाँ। 3-4 बार हमने लोगों ने लगातार फॉलोअप किया। अच्छा। जब लगातार फॉलोअप किया, उसकी मम्मी थोड़ी पॉजिटिव थी और एक दिन शाम के टाइम में मम्मी पापा और वो तीनों ही बैठे और लास्ट में उसकी मम्मी ने बोला बेटा तू ज्वाइन कर ले, जब ये 4-5 बार तेरे घर आई गए तो लड़का बोलता है कि सर मुझे मालूम है जब मैं यहाँ ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास भी मोटरसाइकिल आ सकती है। अच्छा। मैंने कहा हाँ, हमें भी बड़ी खुशी हुई कि रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिल रहा है, बड़े खुश हो गए। जी जी जी। तो वो बोलता है सर मुझे मालूम है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से स्टेज पे लोग बता रहे थे उस तरह से कार मैं भी ले सकता हूँ। मैं बोला भैया बात बन रही है, बड़े खुश हुए। बोला सर फिर पैसे जब ज्यादा आ जाएंगे तो मेरे पापा को जो सब्जी का ठेला लगाता है ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगी, और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि एक पापा आपकी वजह से सड़क पे खड़ा होकर सब्जी ना बेचे, घर में रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बोला बस सर
मैं यही तो चाहता नहीं कि हमारे खानदानी काम छूट जाए। अच्छा उस बात को सुन के मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि कैसे कैसे लोगों के पास बहाने हैं। अच्छा, कि सब कुछ उसको दिख रहा है, ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं। सीरियसली उसने बोला भाई ये सब्जी वाला काम नहीं छूट जाए? नहीं, उसने बोला मैं ये नहीं चाहता हाँ। कि इस काम को करूँ मेरे पास पैसे आ जाए तो हमारे खानदानी जो काम है उसको छोड़ना पड़ जाए, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रहा। तो ऐसे ऐसे वाकई आते हैं। मुझे भी एक बड़ी अच्छी घटना याद आई सर। जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्टिंग में शुरू किया तो जो बिजनेस हम लोग क्लोज करते थे तो उसमें जितनी सेल होती, ज़्यादा सेल होती थी, लिमिटेड सेल होती थी, तो हम कैलकुलेट कर लेते थे कि भाई इतनी सेल में कितने रुपए का चेक आना चाहिए। बिल्कुल। तो चूँकि मैं टीचिंग स्टाफ से था तो टीचिंग स्टाफ वाले लोगों को मैंने पहले अप्रोच किया। तो मेरे एक दोस्त थे, वो भी टीचर थे। तो जब हमने उनका बिज़नेस क्लोज करके भेजा तो हमने कैलकुलेशन किया कि भाई कितना पैसा आना चाहिए। तो उसमें ये था कि 800 रुपये के लगभग इनके चेक बनता है, उतना आना चाहिए। लेकिन जब चेक आया तो हम सब सरप्राइज़ हो गए कि 2300 रुपये का चेक आया। फिर हमने दोबारा कैलकुलेट किया तो 800 का बनना चाहिए। तो फिर हमने कंपनी में कॉल किया कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है और ये इतना कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि इसमें ना सर कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई है, तो अगली बार जब इनका बिज़नेस जाएगा तो ये 1500 रुपये ज़्यादा चला गया है, तो ये हम लोग कट कर लेंगे। तो हम दोनों साथ में थे, बात कर रहे थे कंपनी में। तो उसके बाद में उस बंदे ने बिज़नेस ही नहीं किया। मैं बड़ा मोटिवेट करता कि चलो मिलते हैं, करते हैं, थोड़े काम से 800 आया। तो बोले सर मैं करने का क्या फ़ायदा, मैं करूँगा 1500 रुपये तो कंपनी रख लेगी मेरी। तो हम एग्जाम्पल बताते थे कि यार उसने इतना कमा लिया, वो इस लेवल पे चला गया। तो वो हमने बहुत जोर लगा लिया सर। उस बंदे ने इसलिए काम नहीं किया कि यार मेरे जो 1500 रुपये आ गए ना वो कंपनी रख लेगी। तो इस प्रकार की सोच रहती है, अपनी सोच है, अपनी सोच है। तो जहाँ पे सेट हो जाते हैं वो वहीं पे हो जाते हैं। आपकी बातचीत बहुत अच्छी लगी सर, और मुझे लग रहा है कि ये जो एपिसोड है हमारा सबसे लंबा एपिसोड रहा है। आपने जिस प्रकार की जानकारियाँ दी, हमारे व्यूअर्स का हौसला बढ़ाया, हम सब आपके बहुत आभारी हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज मुझे मौका देने के लिए। और हम मानते हैं कि ये चैनल बहुत आगे तक जाएगा और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पे पहुंचाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। महिपाल सिंह जी आज हमारे मेहमान थे, जो एक बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। उनकी इनकम, उनका लाइफस्टाइल, सारी चीज़ें हम लोगों को जानने को मिली। अगले एपिसोड में फिर हम लोग किसी एक और नई शख्सियत के साथ में मिलेंगे। आपको मालूम है कि हर मंगलवार रात्रि 8 बजे हमारा एक नया एपिसोड आ जाता है, और आपके पास ये एपिसोड आते रहें उसके लिए आपको एक काम करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, सबसे पहले आपके पास में आए, और आप सबसे पहले उसको सुन के उससे ज्ञान प्राप्त करके अपने बिजनेस में उसे शामिल कर सकें। आपके प्यार के लिए, स्नेह के लिए, सहयोग के लिए हमारी पूरी टीम आप सब की बहुत आभारी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।